हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादातर जो करंट से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यूपीएसएससी का एक बड़ा पैटर्न आ गया है कि वो योजनाओं से बहुत क्वेश्चन बनाता है। योजना से वो काफ़ी क्वेश्चन बनाता है। तो आप लोग इसको देखिए और अच्छे से ध्यान रखिए कि योजना अगर बजट में या जो है वैसे कोई योजना चलाई जा रही है, कोई अभियान चलाया जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा न्यूज़पेपर से भी मिल जाती है। बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाते हैं उसके बारे में न्यूज़पेपर से, तो आप उसको ज़रूर कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या मैगजीन पढ़ते होंगे तो उसमें आ जाती हैं। लेकिन योजनाओं को बराबर ध्यान रखिए। और लेखपाल में तो खास तौर पे पिछले वाला जो लेखपाल हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें 60% योजनाएं पूछी गई थी। तो आप इतना ध्यान रखिए कि इसके लिए ज़रूर पढ़ के जाइए और अच्छे से पढ़ के जाइए। उनका कुछ कह नहीं सकते कि क्या पूछ लें। तो चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। ठीक है। एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये ग्रेटर नोएडा में किया गया था, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में। तो मतलब अगर इतना याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नोएडा भी आया होगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि ग्रेटर नोएडा है, तो आपको उसमें आराम से हो जाएगा। आ जाते हैं इधर। नेक्स्ट, वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 24.99 ट्रिलियन था। ठीक है। ये करंट में आपको हर बार चेंज होगा। अब जैसे 24-25 का था तो अभी 25-26 का आ जाएगा। ठीक है। देखिएगा, हो सकता है पुराना ही पूछे, लेकिन ये आगे का भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी 26 का बजट आ गया है, तो 26 के बजट में ये चीज़ें होंगी, आप इनको ध्यान दे के देख लीजिएगा। जैसे देखिए, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, मनरेगा निधि में अपने अंशों को स्थानांतरित करती है। मतलब मनरेगा निधि में अपने अंशों को स्थानांतरित करती है। राज्य रोजगार गारंटी निधि में स्थानांतरित करती है। कौन सी? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत कुल जिले शामिल हैं। इसमें जिले भी पूछ रहा है, मतलब आपको योजना पढ़नी ही है और उनको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से जिले कहाँ पे शामिल हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। वह योजना जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गांव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये आपको पता होगा कि जब कोरोना आया था तो उस समय ये अभियान चालू किया गया था 2020 में। ठीक है। और ये बताइए कि कोरोना किसकी आउटर लेयर है? कोरोना ही बोलते हैं। ये होती है सूर्य की आउटर लेयर जो होती है, उसको कोरोना कहते हैं। कोरोना। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वह पहल जो उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है, सौभाग्य योजना। ठीक है। अब सौभाग्य योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना है। ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें 4 सेंटेंस दिए रहे होंगे, उसमें पूछ रहा है ये उद्यमी मित्र को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करना है। ठीक है। मुख्य रूप से इसका ये कार्य था। और उसके देखा जाए उद्देश्य क्या था, युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना। गवर्नमेंट ने इसका ये उद्देश्य रखा था। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी, इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, तो उन 3 श्रेणियों को आप देख लीजिएगा। मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा है 200 करोड़ से अधिक, लेकिन 500 करोड़ से कम। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत
पात्र लाभार्थियों को कुल मासिक पेंशन प्रदान की जाती है वो है 3,000। अब यही आपसे पूछ ले कि मान लो कि जैसे वृद्धों के लिए कोई पेंशन योजना है कि नहीं हमारे यहाँ है, तो कौन सी योजना है? वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, जो जून में चालू की गई थी, जून 2019 में वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसकी पात्रता होती है कि इसकी एज जो होती है वो होती है 60 to 79 एज के लोग जो आते हैं वो इसमें आते हैं, 79। ठीक है, और इसमें कितना मिलता है? 500 रुपये मिलता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट 500 रुपये मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें जो है 300 रुपये देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट 200 रुपये देती है। इतने एज वालों को 60 to 79 के जो एज के ग्रुप के जो लोग हैं उनको देती है। लेकिन अगर 80 प्लस कोई हो जाता है तो उसको 500 रुपये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये किसका है? वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, तो इसको ध्यान रख। जीरो पावर्टी, शून्य गरीबी भी बोलते हैं इसको हिंदी में। उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अंत्य गरीब की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षित रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करना। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये योजना चालू कब की गई थी? जीरो पावर्टी अभियान जो था वो कब चालू किया गया था? तो जीरो पावर्टी अभियान 20 अक्टूबर 2024 को चालू किया गया था। और इसमें क्या नियम था? ये था कि गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम जो है 1 साल के अंदर अंदर अपने यहाँ से, मतलब 1 वर्ष में प्रदेश को देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की थी। किसने? यूपी गवर्नमेंट ने। और इसको क्यों किया था? क्योंकि इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम स्तर, आपको पता है कि जो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय संरचना है, ठीक है, पंचायती राज में आपने पढ़ा ही होगा। कौन कौन से अमेंडमेंट इसमें हुए थे? कौन सी अनुसूची आती है इसके अंदर? आप लोग बताइएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी जीरो पावर्टी अभियान में और देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जैसे एक समिति बनाई गई कि इनका, जैसे इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 20 ऐसे परिवारों को आप 20 से 25 ऐसे परिवारों को आपको चुनना है जो निहायत गरीब हों, और हम उनका विकास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो है हम इस दायरे में आ जाएंगे कि 1 साल के अंदर में हम जो है गरीबी को अपने यहाँ से समाप्त करके मतलब इंडिया का पहला राज्य बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये जो समिति बनी थी है, इसमें CDO आपके यहाँ होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो वही इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा ये समिति चूज करती है 20 से 25 परिवारों को। उन्हीं को जो है गवर्नमेंट उनका बढ़ावा देती है और उनकी गरीबी दूर करती है, उनको विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं। तो आइए ये देखते हैं। PBSN, ठीक है, का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है, वो लखनऊ में है। अब ये जान लीजिए कि UPBSN है क्या? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ठीक है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम है। इसका उद्देश्य है किसानों की जमीन को बेहतर बनाना और खेती को सुधार करना। लेकिन इसका एक निगम है, ये उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, जो लखनऊ में इसका कार्यालय स्थित है, पंजीकृत कार्यालय है। तो कई बार ऐसे ये शार्ट फॉर्म में दे करके फंसा देते हैं। भाई आदमी को पता है कि लखनऊ में है, लेकिन अब ये शार्ट फॉर्म आ गया तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से शार्ट फॉर्म भी थोड़ा ध्यान रखा करिए हमेशा। तो आ जाते हैं इधर नेक्स्ट वाले पे। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया।
ODOP, एक जिला एक उत्पाद, कब चालू किया गया था? 2018 में। ठीक है, ये देखिए दिया भी है, ODOP योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना कब चालू की गई? 2018 में चालू की गई थी। आगे हमने इसकी पूरी लिस्ट दे रखी है, तो आप लोग उसको, इस लिस्ट को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं भी पढ़ा ही दूंगा आपको अभी। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में स्पेस गंगा नदी पर एक नया रेल सह पुल बनाया जाना है। ये करंट में रहा होगा आपके, तो उन्होंने पूछ लिया। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करना, क्योंकि हमारा डाक विभाग बहुत पुराना है और इसके क्या हो रहा था कि ये एकदम बैक फुट पे जा रहा था। डिजिटलीकरण जब से बढ़ा है तब से डाक विभाग को बहुत लोग पीछे मानते हुए हैं। इस वजह से क्या है कि इन्होंने डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य से इन्होंने चलाया कि इसको थोड़ा आगे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, वह राज्य जहां भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ, उत्तर प्रदेश। अगर यह ध्यान ले दीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश किसी चीज़ में फर्स्ट है तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है। मान लीजिए कोई योजना चालू की सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यूपी ने उसको सबसे पहले लागू किया, तो भी पूछ लेते हैं। वो पुरानी मतलब है योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन उसको पूछ लिए क्यों? क्योंकि उसमें यूपी ने सबसे पहले अप्लाई किया था, इस चक्कर में उसको पूछ लिए। तो आप योजनाओं को ऐसे करके पढ़ा करिए, जैसे इंडिया मतलब यूपी का बजट तो पढ़ना ही है, इंडिया वाला भी बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी पढ़ना है, उसमें जो योजनाएं आ रही हों उनको भी पढ़ना है। क्योंकि कई बार होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल उत्तर प्रदेश में स्पेस के प्रचार, किसके प्रचार के हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? लड़कियों के लिए स्वास्थ्य से शैक्षणिक मानक। इसमें क्या कहा गया था कि कन्या सुमंगला योजना जो थी वो 2019 में शुरू की गई थी, और इसमें ये कहा गया था कि किसी परिवार की जो लड़की होती है, गर्ल्स होती हैं, उनको हम जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएट होने तक हम उनको जो है, पहले 1 लाख रुपए था, अभी 1.5 लाख रुपए हो गया है, तो 1 लाख कट करके 1.5 लाख हो गया है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे टाइम पे, ताकि उनको दिक्कत ना हो। और ये चीज़ 6 चरण में की जाएगी, मतलब जो पैसे उनको मिलेंगे 1.5 लाख, वो 6 चरण में दिए जाएंगे इनको पैसे। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी ये बात ये है कि इसमें किसको दिया जाएगा, इसके लिए पात्र कौन लोग होंगे? इसके लिए पात्र, कन्या सुमंगला योजना के पात्र जो लोग होंगे, उसमें पहले तो आपके मतलब परिवार में, उनके परिवार में 2 बेटियों को ही ये लाभ मिलेगा। मान लो 4 बेटियां हैं तो उनको नहीं मिलेगा, केवल 2 को ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि उनके पारिवारिक जो आय है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, 3 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर 3 लाख से कम उनकी आय है और 2 बेटियां हैं तो उनको ये लाभ कन्या सुमंगला योजना का मिलेगा। ठीक है, आज ये देखते हैं सबरी संकल्प। उस बार करंट में बहुत मुद्दा चल रहा था, तो सबरी संकल्प इन्होंने पूछ लिया। सबरी संकल्प क्या था? कुपोषण को दूर करना। इसमें कुपोषण किसका किसका दूर करेंगे? 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे, मतलब जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं जो स्तनपान करवाती हैं, दूसरा गरीब परिवार, इनका कुपोषण दूर करने के लिए सबरी संकल्प। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबरी जो थी भगवान राम को बेर खिलाई थी, तो मतलब उन्होंने पोषण किया था भगवान को ना, तो इस वजह से आप ये ऐसे याद कर सकते हैं कि सबरी जो था, सबरी योजना जो है वो पोषण से संबंधित है। मतलब कुपोषण को दूर करेंगे तो कुपोषण होगा, तभी तो कुपोषण होगा ना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये है यहाँ से किशोरी, नेक्स्ट किशोरी बालिका योजना। वर्ष में 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। ठीक है, तो इसमें क्या था, किशोरी बालिका योजना वो था कि जो लड़कियां 300 दिनों तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुई हैं उनको जो है संतुलित आहार प्रोवाइड किया जाए, इससे उनके दिक्कत नहीं होगी, मतलब वो कुपोषण का शिकार नहीं बनेंगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं यहाँ।
ये हो गया ये प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा स्थान प्राप्त है? वो है पहला। और ये प्रधानमंत्री पीएम किसान के नाम से भी इसका शॉर्ट फॉर्म है और 2019 में चालू की गई थी। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए कि पीएम किसान जो था योजना, किसान योजना जो है वो कैसे क्या है, 2019 में चालू की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या था कि छोटे और सीमांत किसान, जो छोटे होंगे और सीमांत किसान जो होंगे उनको आर्थिक मदद प्रोवाइड करेगा। और आर्थिक मदद क्यों देगा भाई? ये इस वजह से देगा कि उनकी खेती में जो था, खेती में के खर्च जो होते हैं, जैसे बीज लेना है, खाद्य लेना है, उनको कीटनाशक लेने हैं, तो उनके लिए पैसों का अभाव हो जाती थी। तो इससे क्या होता था कि वो दिक्कत में आ जाते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इनको खुद पैसे दे देंगे ताकि ये कृषि करें, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो इनको गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रतिवर्ष आपको 6,000 रुपये देंगे। वो कितने में? 3 किस्त में देंगे ये। ठीक है, 3 किस्त में देंगे, 2-2 हज़ार की एक किस्त होगी। तो 3 किस्त देंगे तो 6,000 हो गया इसका। ठीक है, तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि 3 किस्त में देंगे और ये सीधे डीबीटी के फॉर्म में जाएगी, मतलब डायरेक्ट आपके बैंक में जाएगी। ये किसके फॉर्म में जाएगी? डीबीटी के फॉर्म में डायरेक्ट आपके जाएगी। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए ना। प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशेष उत्पादों को बढ़ावा देना है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ओडीओपी अगर एक जिला एक उत्पाद की बात कर रहा है तो किसी डिस्ट्रिक्ट को बढ़ावा देगा। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे? जाहिर सी बात है एमएसएमईज होती हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि उनकी आय बढ़ेगी। ठीक है, आ जाते हैं हम जनगणना, आ जाते हैं इधर से देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसकी साक्षरता सबसे अधिक थी वह है गौतम बुद्ध नगर। और मिनिमम साक्षरता वाला कौन है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है और सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। साक्षरता दर हमारी है कितनी अंकों में अगर देखा जाए प्रतिशत में, तो 67.70% है। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है, साक्षरता दर कहाँ है, वो है श्रावस्ती। लेकिन अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ पे है, तो वो है कानपुर। और सबसे कम जो है महिला साक्षरता कहाँ है, वो श्रावस्ती ही है। तो लेकिन महिला साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो कानपुर हो जाता है, इसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं है, तो याद रखिएगा ये बात। आ जाते हैं नेक्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 47.71%। तो अगर ये पूछा जाए कि मेल की जनसंख्या कितना होगी, 52 पॉइंट समथिंग होगा। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, 100 में से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। आ जाते हैं इधर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसमें था कि प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना है। क्या? प्रजनन दर, चूंकि हमारे यहाँ प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इन्होंने लक्ष्य रखा कि 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या रखेंगे और 2030 तक 1.9 तक कम करना है। ठीक है, अब शायद अभी 2.0 चल रही है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मैंने कहीं पढ़ा था करंट में, तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना में के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर में बताया जाता है। ठीक है, माप किया जाता है इसका। तो ये मैक्सिमम जनघनत्व कहाँ पे है? जहाँ पे मतलब शहरी एरिया होगा। अपने यहाँ शहरी एरिया सबसे अच्छा कहाँ है? जो जैसे दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, तो उसके जस्ट बगल में क्या पड़ता है? गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनत्व हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम कहाँ है? जैसे जहाँ पे सूखाग्रस्त इलाका होगा,
जहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं होती होंगी, अभाव रहता होगा, तो वो ललितपुर आ जाता है। ललितपुर सबसे नीचे हो जाता है बुंदेलखंड वाले एरिया में, तो इसलिए सबसे कम जनघनत्व तो कहाँ हो जाता है, ललितपुर। और इंडिया में पूछा जाए तो कहाँ है सबसे ज़्यादा कम जनघनत्व, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर गणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है, ये देखो आ गया ना 67.68%। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि मेल की साक्षरता दर कितनी थी, तो 77.30 मेल की साक्षरता दर थी, और फीमेल की कितनी थी, 57.20। ठीक है, अगर ये नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले इलाहाबाद और महोबा हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, इलाहाबाद प्रयागराज में अपने, और सबसे कम कहाँ, महोबा में है। आ जाइए इधर थोड़ा स्टिकी नोट लगाएं, इधर देख लेते हैं। लिंगानुपात हमारे यहाँ का कितना है, 912 है। वो जनघनत्व था 829। ठीक है, ये लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो बोलते हैं इसको, सेक्स रेशियो। ठीक है, तो मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ पे है, लिंगानुपात जौनपुर में, और सबसे कम कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। जहाँ पे लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वहाँ सेक्स रेशियो कम होता है, कारण ये कुछ ज़्यादा होशियार बन जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से गौतम बुद्ध नगर पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे आगे है, लेकिन यहाँ पे आगे पीछे हो जाता है। अगर ये पूछा जाए कि ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ कितनी रहती है, 77.7% के आसपास ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या हमारे यहाँ 22.30% है, 30% है। यूपी में भारत की जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 10 की वृद्धि दर अगर पूछा जाए तो हमारे यहाँ कितनी है, 10 की वृद्धि 20.23%। अगर इंडिया की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 16.5% है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इंडिया का क्षेत्रफल जितना है उसका कितना क्षेत्रफल यूपी कवर करता है, तो 7.33% हमारे यहाँ है उसका क्षेत्रफल, लेकिन जनसंख्या के मामले में हम बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखते हैं जनसंख्या हमारे यहाँ टोटल थी कितनी 2011 में, 19,98,12,341 जनसंख्या थी। लेकिन अभी तो मैं जान रहा हूँ कि इस बार जनगणना होगी तो 25 करोड़ के आसपास या 30 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है, वो कानपुर नगर है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जनपद। ठीक है, अब ये देखते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि आके देखते हैं। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार कुछ स्टैटिक भी आते हैं इसमें, तो आ जाते हैं। इधर देखते हैं, उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 9। ये कम से कम नहीं तो 10 या 11 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा यूपीएसएससी के द्वारा, तो इसको ध्यान रखिएगा। धान का कटोरा कहा जाता है किसको, चंदौली को। चंदौली कहाँ है, वाराणसी के पास में। रेपसीड और सरसों तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, दूसरा है। तो आपको ये भी देखना है कि जो इंडिया का बजट आता है उसमें एक घटना चक्र की आती है बुक, उसमें आपको ये मिल जाएगा, या इंडिया का बजट आएगा तो उसमें 100% आपको ये मिलेगा कि कौन सा उत्पादन में इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है और कौन सा राज्य फर्स्ट पे है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, खासतौर पे यूपी में, यूपी वाला जरूर ध्यान रखिएगा किस में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर कब देय होता है, वाहन खरीद की तिथि पर प्रतिवर्ष। जिस तिथि पर आप वाहन खरीदते हैं प्रतिवर्ष उसी तिथि पे टैक्स देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार वह स्थिति जिसमें राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो, मतलब मंडी का प्रांगण को समाप्त कर सकती है यदि वो जनहित में आवश्यक या समीचीन समझे तो ऐसा कर सकती है कि मंडी को समाप्त कर दे। ठीक है, प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया था।
AMPC APMC से परे व्यापार के लिए प्रविष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह कृषि जलवायु क्षेत्र जिसमें कृषि उत्पादकता अधिक होती है। यह है पश्चिमी जो यूपी है उसमें कृषि उत्पादकता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है कि हरित क्रांति जब आया था तो पंजाब हरियाणा और वेस्ट यूपी, पश्चिमी यूपी, यहीं पे जो है कब आया था, 1960 के दशक में जब आया था ये हरित क्रांति, जिसमें ये कहा गया था कि गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाएंगे, कीटनाशक चीज़ें हम डालेंगे, उर्वरक अच्छे अच्छे यूज करेंगे, इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तब से जो है हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की दिक्कत होना कम हो गया था। ठीक है, आ जाइए। आम की लगड़ा किस्म हमारे राज्य का वह जिला जिससे उद्गृत माना जाता है। लंगड़ा आम जो होता है वो वाराणसी में होता है। अब ये बताइए कि मलिहाबादी आम कहाँ होता है। मलिहाबादी आम या दशहरी आम उसी को बोलते हैं, ये होता है लखनऊ में। और अगर ये पूछा जाए कि सफ़ेदा और चौसा आम कहाँ होता है, सफ़ेदा और चौसा आम कहाँ पे होता है, तो वो है सहारनपुर में। अब यही पूछ लिया जाए कि स्टेट आम कहाँ होता है, वो सहारनपुर और मेरठ में होता है। रतौल आम कहाँ पाया जाता है, रतौल आम ये भी मेरठ और बागपत में। लंगड़ा आम आप देख ही रहे हैं कहाँ पे होता है। और आम को अगर ये पूछा जाए कि कुछ आम ऐसे हैं जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये केवल नवाब ब्रांड से बेचे जाते हैं यूपी की, क्योंकि यूपी के हैं ये दशहरी, लंगड़ा, चौसा, तो इस वजह से इनको किस वजह से वो किस नाम से बेचा जाता है, नवाब ब्रांड। और आलू को जो है उत्तर प्रदेश की जो आलू होती हैं उनको ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। जैसे आपको पता हो क्या जो है महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पान रिसर्च सेंटर भी वहीं महोबा में ही है। तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब जा कर के ये काम हो पाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है। ठीक है, अभी आप देखते हैं कि रबी की फसल जो होती है इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि इसकी बुआई कब की जाती है, इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। ठीक है, और इसकी कटाई कब की जाती है, मार्च और अप्रैल में। अभी यही पूछ लिया जाए कि खरीफ ऋतु जो होती है, खरीफ फसल जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं, धान, खरपतवार वाली चीज़ें जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, ये खरपतवार वाली चीज़ें हैं। इनकी बुआई कब की जाती है, इनकी बुआई जून से जुलाई में, जे याद रखिए, जे जून जुलाई। कटाई कब की जाती है इनकी, सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। जायद की फसल अगर पूछा जाए तो जायद की फसल इन दोनों के बीच में आती है, मतलब ये मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है और ये जून में कटाई की जाती है। और इसमें कौन सी फसल होती है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये जो है जायद की फसलें हो जाती हैं। तो आप लोग इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें हमने कुछ जो है ODOP उत्पाद लगाए थे। ठीक है, तो ODOP है, इसमें पूरा है, आप देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। अभी कुल मिला के हमारे यहाँ टोटल ODOP में देखा जाए, ये मेरी खुद की नोट्स है। ठीक है, मैंने इसको 2-3 जगहों से बनाया था, तो आप इसमें इतना ध्यान रख लीजिए कि इसमें पूरा दिया हुआ है, पूरा मैंने लिखा हुआ है कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब उत्पाद को रखा गया है ODOP में। लेकिन इसको बस इतना करिएगा कि अगर जैसे करंट में कुछ अपडेशन भी होता है कई बार, तो आप उनको अपडेट कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, पूरा आप पढ़ लीजिएगा इनको। मैं PDF दे दूँगा, और PDF के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी PDF है वो आपको हूबहू मिल जाएंगी। आप प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं, अगर वैसे पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में तो आप पढ़ सकते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। ODOP का प्रारंभ जो हुआ था वो जापान की तर्ज पर किया गया था हमारे यहाँ। जापान में कब हुआ था, 1979 में यहाँ पे ODOP शुरू हो गया था। हमारे यहाँ 24 जनवरी 2018 को ODOP शुरू किया गया था।
आइए कुछ आपको बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। आ जाइए देखते हैं। इधर जो है हमारा, देखिए इधर जनपद है और इधर वाद्य मतलब वो है प्रोडक्ट कौन से हैं। जैसे अमरोहा का ढोलक ओडीओपी में शामिल है, ठीक है। सुल्तानपुर, मेरठ और प्रयागराज का मूंज उत्पाद है। अलीगढ़ का ताला आपको पता ही है, हार्डवेयर है, ताला और हार्डवेयर है। आगरा का चमड़े के उत्पाद हैं, याद रखिएगा चमड़े के उत्पाद आगरा के भी हैं और कानपुर के भी होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आजमगढ़ की काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, ठीक है। इटावा और मऊ में वस्त्र उद्योग हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये पूछा जाए जैसे चंदौली अभी आया था ना, चंदौली, चंदौली, उन्नाव, कासगंज, बदायूं, बरेली में जरी जरदोजी को ओडीओपी में शामिल किया गया। एटा में घुंघरू, घंटी, पीतल का उत्पाद। औरैया में दुग्ध प्रसंस्करण या देसी घी, ये पूछा भी गया है, दुग्ध प्रसंस्करण देसी घी। बस्ती में क्या है, कास्ट शिल्प या वुड क्राफ्ट है। बहराइच का गेहूं का डंठल है, ठीक है, बहराइच का। बाराबंकी, बाराबंकी है, बाराबंकी का कपड़ा उत्पाद या स्टॉल है। बांदा का सजर पत्थर शिल्प है। बिजनौर का कास्ट शिल्प या वुड क्राफ्ट है। बुलंदशहर का चीनी मिट्टी के बर्तन है। मऊ या इटावा के वस्त्र उद्योग हैं। मथुरा के स्वच्छता संबंधी उपकरण, सैनिटरी फिटिंग जैसे वो टाइप के होते हैं, ठीक है। महाराजगंज फर्नीचर के लिए जाना जाता है। कन्नौज का इत्र आपको पता ही है, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कानपुर देहात का एल्यूमिनियम प्रसिद्ध है। कानपुर नगर का चमड़े के उत्पाद, देखो चमड़े के उत्पाद यहाँ भी आ गया कानपुर नगर का, और वहाँ आगरा का भी था। कासगंज और उन्नाव का जरदोजी है, इसको पूरा लिखा था मैंने। कुशीनगर का केले के रेशे से बने उत्पाद, केले के रेशे से बने उत्पाद कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ था बुद्ध को, आप लोग बताइएगा, ठीक है। कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है खाद्य प्रसंस्करण केले के लिए, ये ओडीओपी में शामिल है, ठीक है। बांध है, नदी है और जिला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पे, रिहंद नदी में है, ये बनाया गया है। और कहाँ पे, सोनभद्र में। ओबरा बांध, ये भी रिहंद नदी में है, रावट्सगंज में है, सोनभद्र में, ठीक है। कन्हर बांध कन्हर नदी पे है, रावट्सगंज में, सोनभद्र में, ठीक है। अब ये आ जाते हैं माता टीला, आ जाते हैं इधर, देखो झांसी में है ये सारे। माता टीला बांध बेतवा नदी पे, झांसी में। परीक्षा बांध बेतवा नदी पे, झांसी में। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पे, झांसी में। पथराई बांध पथराई नदी पे, झांसी में, ठीक है। तो आप इनको एक जगह कहीं लिख लीजिएगा, या इसी को जो है आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इसी प्रिंट आउट नहीं लेते तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी को याद कर लीजिएगा। मूसा खंड बांध कर्मनाशा नदी में, चंदौली में है। चंद्रप्रभा बांध कहाँ है, चंद्रप्रभा नदी पे, चंदौली में। चंद्रप्रभा आपको पता ही है कि चंद्रप्रभा वन अभ्यारण्य भी है, तो ये भी कहाँ है, चंदौली में है। चंदौली कहाँ है, वाराणसी के पास में। आ जाते हैं इधर, गढ़वा बांध गढ़वा नदी पे, चित्रकूट में है। चित्रकूट में कौन सा टाइगर रिजर्व था, आप लोग बताइएगा, ठीक है। टाइगर रिजर्व यहाँ पे कौन सा था, और सबका सबसे न्यू टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए, या बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व पूछा जाए, तो ये वही टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मौदहा बांध कहाँ है, बिरमा नदी पे, हमीरपुर में है, ये भी याद कर लीजिएगा। अर्जुन बांध किसी एग्जाम में पूछा गया था, अर्जुन बांध अर्जुन नदी में, महोबा में है, ठीक है। सलारपुर बांध ये भी महोबा में है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये मिर्ज़ापुर वाले हैं ना, मिर्ज़ापुर वाले बांध काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखो जिरगो बांध जिरगो नदी पे, मिर्ज़ापुर में। अहरौरा बांध गराई नदी पे, मिर्ज़ापुर में। मेजा बांध बेलन नदी पे, मिर्ज़ापुर में। अधवा बांध अधवा नदी पे, मतलब कुल मिला करके इसको कोशिश करिए कि जैसे अधवा बांध अधवा नदी पे तो मिर्ज़ापुर में। सिरसी बांध बखेर नदी पे, मिर्ज़ापुर में। अगर जैसे अधवा बांध अधवा नदी है तो अधवा याद रखिए, बस बात खत्म। जैसे अब जिरगो बांध जिरगो पे ही है, जिरगो नदी में ही है तो जिरगो याद रखिए, बात खत्म। अहरौरा गहराई में है तो इसको याद रख लीजिएगा कि कौन सी नदी पे है, क्योंकि ऐसे जो थोड़ा अलग होते हैं ना उन्हीं को पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है।
अब आ जाते हैं ललितपुर। ललितपुर में आ जाते हैं। ललितपुर में देखिए जामनी बांध जामनी नदी पे ललितपुर में, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे ललितपुर में, शहजाद बांध शहजाद नदी पे ललितपुर में, गोविंद सागर है वो गोविंद वल्लभ पंत था, गोविंद पंत था, ठीक है। ये गोविंद सागर शहजाद नदी पे ललितपुर में है। कई बार गोविंद सागर गोविंद पंत में फंसाता हुआ, तो गोविंद पंत ऊपर था, ठीक है। और ये शहजाद बांध वो सोनभद्र में था, ये ललितपुर में है। गोविंद सागर, सागर जो है ललितपुर में है, और पंत अगर हो जाए तो सोनभद्र, मतलब दोनों एक दूसरे के अलग अलग छोर पे हैं, अगर आप मैप को आपको देखते हो तो। चलो ठीक है, तो भाइयों लोग कोशिश करिए कि आप लोग जो है, जो भी इस चैनल को देख रहा है या इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छा भी कर सकें, ठीक है। ये हमारा आपका प्रोत्साहन यही हो सकता है कि आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हम इसी से खुश हो जाते हैं। बाकी हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, और हम आपको सारी चीज़ें फ्री में देंगे। आप जो भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है, आप उसको कमेंट में कमेंट करिए, वो चीज़ की नोट्स या वो चीज़ कैसे भी करके मैं आपको उसको क्लियर करवा दूंगा। कुछ भी हो, आपको वो चीज़ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा उस टॉपिक से, या अगर टॉपिक लग रहा है या सब्जेक्ट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम, अगर आपको लगता है कि भाई हमें कुछ पूछना है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आपको जानकारी करना है मुझसे, तो आप बताइए। हम आपको किसी दिन लाइव आकर के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको वो सॉल्व करवा देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है तो भी आप बताइए, तो हम आपको जो है कमेंट बॉक्स में, या तो फिर मैं उसको नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। या केवल क्वेश्चन का अगर ज़्यादा हो रहे हैं मेरे पास, तो मैं एक क्वेश्चन का ही पूरा वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, आपके सारे क्वेश्चन उसमें आपके डाउट आपको मिल जाएंगे। तो आज को यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।